हेलो फ्रेंड्स, कंसेप्चुअल क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग अकबर के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, मुगल वंश के एक बहुत ही शक्तिशाली शासक के रूप में, एक लंबे पीरियड तक शासन करने वाले शासक के रूप में अकबर जाने जाते हैं। अकबर के बारे में कहा जाता है कि करीब 50 वर्षों का शासनकाल जो है मुगल साम्राज्य के तहत देखने को मिलता है। तो इनका जो शासनकाल का पीरियड था वह बहुत ही लंबा था। तो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में इनके बारे में नहीं पढ़ पाएंगे। तो अगला एक और वीडियो आएगा, ये पार्ट 1 वीडियो है अकबर का। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को जो है हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, और जो बाकी बचे हुए बिंदु रहेंगे अगले वीडियो में, जो अकबर का अगला वीडियो आएगा उसमें हम लोग देखने का काम करेंगे। तो चलिए, इस वीडियो में हम लोग अकबर के जो कुछ महत्वपूर्ण युद्ध लड़े गए, कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए गए, उन सारी चीज़ों को देखते हैं। तो अकबर के बारे में जानने से पहले इनके पीछे वाली चीज़ों को थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, ताकि ये चीज़ें समझने में आसानी हो। कहा जाता है कि अकबर के जो साम्राज्य है, इसका शासन आने से पहले जो है मुगल वंश की समाप्ति जो है शेरशाह सूरी के द्वारा कर दी जाती है। शेरशाह सूरी के द्वारा मुगल वंश की समाप्ति करके एक नए ही वंश की स्थापना की जाती है, और जिस वंश का नाम होता है सूरवंश। और कहा जाता है कि फिर हुमायूं जो है उस समय जब हार जाते हैं कलानौर का युद्ध, तो उन्हें भागकर सिंध के क्षेत्रों में जाना पड़ता है, और वही सिंध के क्षेत्रों में हिंदाल के जो गुरु रहते हैं मीर बाबा, उनकी पुत्री से वह विवाह कर लेते हैं। और यही जो हमीदा बानो बेगम रहती है, इन्हीं से एक पुत्र पैदा होता है जिनका कि नाम अकबर रखा जाता है। और फिर यही आगे चल करके मुगल वंश के शासक के रूप में गद्दी पे बैठते हैं। तो कहा जाता है कि जब वह पुनः सरहिंद का युद्ध शेरशाह सूरी से लड़ करके, सूरवंश के शासक से सरहिंद का युद्ध लड़ करके जब पुनः वह जीत लेते हैं दिल्ली और आगरा के क्षेत्रों को, और फिर से वह मुगल वंश का नींव जो है रखते हैं, तो जब वह शासन कर रहे होते हैं तो 1556 ईस्वी में हुमायूं की मृत्यु जो है दीन पनाह नामक पुस्तकालय जो रहती है उन्हीं की सीढ़ियों से गिरकर हो जाती है। और कहा जाता है कि इनकी मृत्यु जिस समय होती है उस समय अकबर जो रहते हैं वह पंजाब के कलानौर नामक जो जगह रहता है वहाँ के सूबेदार के रूप में रहते हैं। और कहा जाता है कि उसी समय उनका जो संरक्षक रहता है बैरम खां, जब पिता की मृत्यु का खबर सुनते हैं अकबर, तो बैरम खां के द्वारा वही कलानौर जो पंजाब में पड़ता था, अकबर का जो है राज्याभिषेक बैरम खां के द्वारा कर दिया जाता है। कहा जाता है कि जब पिता की मृत्यु की बात सुनते हैं बैरम खां कि अकबर के पिता की मृत्यु हो गई, तो वहीं कलानौर में ही एक मिट्टी का एक ईंट का सिंहासन बनाते हैं, और उसी सिंहासन पर बैठाकर अकबर का राज्याभिषेक कर देते हैं। तो अकबर का राज्याभिषेक वही कलानौर में कर दिया जाता है। तो उससे पहले हम लोग अकबर के थोड़े से प्रारंभिक जीवन के बारे में जान लेते हैं। अकबर के जन्म के बारे में कहा जाता है कि अकबर का जन्म जो है 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में अमरकोट जो सिंध प्रांत में पड़ता था, जहाँ की वह भाग करके हुमायूं जाते हैं और जो राजा बिरसाल रहते हैं उन्हीं के महल में रहते हैं, और वहीं अकबर का जन्म होता है। तो सिंध के थार जिला में जो राजा बिरसाल का क्षेत्र पड़ता था, वहीं 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में अकबर का जन्म होता है। अगर इनकी पिता की बात की जाए तो आप लोग जानते हैं हुमायूं, तथा माता जो इनकी थी वह हमीदा बानो बेगम थी। अब अकबर के बारे में कहा जाता है कि इनके संरक्षक के रूप में बैरम खां को जो है रखा जाता है। और 1556 ईस्वी में जब इनकी पिता की मृत्यु होती है, तो इनकी मृत्यु के दौरान से 1560 ईस्वी तक अकबर जो है इनके संरक्षण के रूप में जो है यह मुगल वंश के शासक के रूप में गद्दी पे बैठे रहते हैं। कहा जाता है कि जब हुमायूं की मृत्यु होती है उस समय अकबर का जो एज रहता है वह मात्र 13 वर्ष और 4 महीने के उम्र के रहते हैं। तो मात्र 13 वर्ष 4 महीने के उम्र में उनकी पिता की मृत्यु हो जाती है, और वह बैरम खां की संरक्षण में मुगल वंश की गद्दी पे बैठते हैं। और कहा जाता है कि
उस समय वह पंजाब में ही रहते हैं, कलानौर के क्षेत्रों में। तो इधर जो दिल्ली का क्षेत्रों था, जहाँ जो दिल्ली का क्षेत्र था उनका उस समय, और आगरा का जो क्षेत्र था उस समय, उनकी जब पिता की मृत्यु की बात सुनते हैं, इधर सूर्यवंश के जो राजा रहते हैं आदिल शाह, जब उनकी पिता की मृत्यु की खबर सुनते हैं तो वह अपने सेनापति जो हेमू रहता है उसे जो है दिल्ली और आगरा के क्षेत्रों पे आक्रमण करने के लिए भेज देते हैं। और जिसका परिणाम यह होता है कि दिल्ली पर आक्रमण करके जो हेमू रहता है, उसका सूबेदार उस समय जो दिल्ली पे शासन कर रहा होता है, वह जो मुगल वंश का सूबेदार रहता है तारदी बेग, उसको युद्ध में हराकर हेमू के द्वारा दिल्ली का क्षेत्र जो है जीत लिया जाता है और दिल्ली पर इस प्रकार सूर्यवंश का अधिकार हो जाता है। और जब यह खबर अकबर को पता चलता है तो अकबर और बैरम खां दोनों मिलकर जो है दिल्ली के क्षेत्रों पर आते हैं। और इस हेमू के बारे में कहा जाता है कि जिन्होंने दिल्ली के जो क्षेत्र था उस पर अधिकार किया था, तो इनके बारे में कहा जाता था कि यह एकमात्र हिंदू शासक थे जिन्होंने दिल्ली का जो साम्राज्य था उस पर शासन किए थे। तो इनके बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह कौन हिंदू शासक हुए जिन्होंने दिल्ली साम्राज्य के गद्दी पर अपना अधिकार कर लिया था, तो वह थे हेमू। तो इसे आप याद रखिएगा। फिर कहा जाता है कि जब दिल्ली के क्षेत्रों पे हेमू के अधिकार के बारे में अकबर को खबर जाती है तो वह जो है वहाँ से आते हैं। और कहा जाता है कि इसी दिल्ली के क्षेत्रों पर अधिकार जब हेमू करते हैं तो एक उपाधि वह अपने आप धारण करते हैं जिसे कि विक्रमादित्य के उपाधि के नाम से जाना जाता है। तो इसी दिल्ली के क्षेत्रों पर अधिकार करने के बाद हेमू के द्वारा एक उपाधि धारण किया जाता है, वह विक्रमादित्य का उपाधि धारण किया जाता है। तो इससे पहले कई राजाओं ने अच्छे कार्य करने की वजह से अपने आप को विक्रमादित्य की उपाधि दी थी। तो यह जो शासक थे वह 14वां शासक रहते हैं जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो यह भी आप याद रख सकते हैं। फिर कहा जाता है कि जब यह खबर अकबर सुनते हैं तो दोनों दिल्ली के क्षेत्रों में आते हैं और जब दिल्ली के क्षेत्रों में आते रहते हैं तो उसी समय रास्ता में ही पानीपत का एक क्षेत्र पड़ता है, हरियाणा में जो कि पड़ता है पानीपत का क्षेत्र, और वहीं पे अकबर का जो सेनापति रहता है बैरम खां और अकबर जो रहता है उन दोनों के बीच एक युद्ध होता है। तो हेमू और अकबर के बीच में अकबर के तरफ से बैरम खां संरक्षण के रूप में रहता है और हेमू के बीच पानीपत नामक जगह पर जो कि हरियाणा में पड़ता है वहाँ 5 नवंबर 1556 ईस्वी को एक युद्ध लड़ा जाता है और इस युद्ध को पानीपत के द्वितीय युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो 5 नवंबर 1556 ईस्वी को पानीपत नामक जगह पर अकबर और हेमू के बीच में कहा जाता है कि पानीपत का युद्ध लड़ा जाता है और कहा जाता है कि इस युद्ध में अकबर जो है करीब करीब पराजित होने के कगार पे रहते हैं। लेकिन होता यह है कि युद्ध जब अंतिम समय में रहता है तो उस समय कहा जाता है कि हेमू जो रहते हैं उनके आँख में एक तीर जाकर लग जाती है और उस तीर लगने की वजह से वह जो अपने हाथी पे सवार रहते हैं उसी हाथी पे गिर जाते हैं और कहा जाता है कि उनका जो सेना रहता है वह युद्ध के मैदान में अपना शस्त्र जो है त्याग देते हैं और इस प्रकार अकबर जो है युद्ध जीत जाते हैं। और कहा जाता है कि फिर बाद में हेमू को हाथी पर से उतार कर लाया जाता है और बैरम खां के द्वारा उनका तलवार से सर काट कर अलग कर दिया जाता है और इस प्रकार हेमू की मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार से बैरम खां और अकबर दोनों ने मिलकर के हेमू को फिर से पानीपत के द्वितीय युद्ध में हरा करके और दिल्ली का जो साम्राज्य रहता है उसे वापस पा लेते हैं। और कहा जाता है कि बैरम खां जो रहते हैं वह उस समय बहुत ही लोकप्रिय हो गए होते हैं और 1556 से 60 तक वह जो है अकबर का संरक्षण कर रहे होते हैं। अकबर के दरबार में वह वजीर के पद पे होते हैं जिसे कि आजकल प्रधानमंत्री के पद से तुलना किया जा सकता है। तो वह वजीर के पद पे रहते हैं। तो उस समय उसकी लोकप्रियता इतनी बढ़ जाती है कि अकबर को कानाफूसी होने लगती है। अकबर को जगह जगह से यह बातें सुनने को मिलने पड़ती है कि हो सकता है कि कुछ दिनों के बाद
यह जो सारा सत्ता है वह बैरम खां के द्वारा हथिया लिया जाए। तो कहा जाता है कि इसी कारण जो है और यही सब बातें सुनकर यही सब कारण जो है बैरम खां के मृत्यु की कारण बन जाती है। और कहा जाता है कि जब बैरम खां जो हैं अपनी मनमानी करते रहते हैं, चूँकि उनका जो लोकप्रियता रहता है उस समय वह चरम सीमा पर रहता है और वह मनमानी कर रहे होते हैं, तो कहा जाता है कि अकबर से भी उस समय उनका अनबन चलने लगता है। और उनकी जो धाई माँ रहती हैं, जो कि उनका अकबर की जो पालन पोषण की थी, जिनको कि माहम अनगा बेगम के नाम से जाना जाता है, उनके द्वारा तथा उनके सहयोगी स्त्रियां जो रहती है, जिन्हें कि आगे जाकर के हम लोग जानते हैं कि माहम अनगा बेगम और उनके सहयोगी स्त्रियों के द्वारा उनको भड़काया जाता है। और कहा जाता है कि जब उनकी बातों में अकबर आ जाते हैं तो अकबर एक योजना बनाते हैं और वह योजना बनाकर शिकार के बहाने कहा जाता है कि वह आगरा से दिल्ली चले जाते हैं। जो आगरा के क्षेत्रों में वह शासन कर रहे होते हैं वहाँ से वह प्लान बनाकर दिल्ली चले जाते हैं और दिल्ली से ही बैरम खां को एक पत्र लिखते हैं कि आप या तो हमारे जो साम्राज्य है उससे आप वजीर का पद छोड़कर किसी एक छोटे साम्राज्य का सूबेदार के पद पर नियुक्त हो जाइए या फिर आप मक्का की यात्रा पे चले जाइए। तो बैरम खां की चूँकि उस समय लोकप्रियता बहुत ही बढ़ गई थी, इसीलिए वह फिर से छोटे पद को ग्रहण नहीं करना चाहते हैं और कहा जाता है कि बैरम खां दूसरे ऑप्शन को चुनते हुए वह मक्का जाने की फैसला करते हैं। और कहा जाता है कि जब वह मक्का जा रहे होते हैं, जब बैरम खां मक्का जा रहे होते हैं तो उसी समय अहमदाबाद के पाटन नामक शहर जो कि गुजरात में पड़ता है, वहाँ पर मुबारक खां एक अफगान शासक रहता है, उनके द्वारा बैरम खां की हत्या कर दी जाती है। तो मक्का की यात्रा पर जाते समय बैरम खां की हत्या जो है मुबारक खां के द्वारा कर दी जाती है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। तो जब कहा जाता है कि चूँकि बैरम खां जो है अकबर के लिए बहुत सारे अच्छे कार्य किए थे, उनको बहुत दिनों तक संरक्षण प्राप्त किए थे, इसीलिए उनकी जो विधवा पत्नी रहती है जिनका कि नाम होता है सलीमा बेगम, और सलीमा बेगम जो है वह अकबर को बहन भी लगती थी। तो कहा जाता है कि जो बैरम खां की विधवा पत्नी सलीमा बेगम रहती है उनसे अकबर शादी कर लेते हैं, अकबर के द्वारा उनसे शादी कर ली जाती है और उनका जो पुत्र रहता है अब्दुल रहीम उसको शिक्षा देने का भी काम करते हैं। और कहा जाता है कि यही अब्दुल रहीम को आगे जाकर अकबर खान ए खाना की उपाधि देते हैं, जो कि अकबर के दरबार में 9 रत्नों में शामिल भी होता है। तो इसे भी आप याद रखिएगा कि बैरम खां की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी जो विधवा पत्नी रहती है सलीमा बेगम उनसे शादी कर लेते हैं अकबर और उनके पुत्र अब्दुल रहीम को शिक्षा प्रदान करते हैं। कहा जाता है कि जब बैरम खां की मृत्यु हो जाती है उसके बाद स्त्रियों का दबदबा जो रहता है, चूँकि उनकी जो माँ रहती है माहम अनगा बेगम, उनका दबदबा तथा उनकी जो सहयोगी स्त्रियां रहती हैं उनका दबदबा जो है पूरे इस साम्राज्य पे पड़ने लगता है। और इसी कारण यह जो शासन रहा है 1560 से 64 के बीच का जो शासन रहा है 4 सालों का शासन, यह शासन को पेटीकोट शासन के नाम से जाना जाता है। तो इसे भी आप याद रखिएगा कि यह मुगल साम्राज्य में पेटीकोट शासन का पीरियड कब आया था, तो 1560 से 64 ईस्वी में जब बैरम खां की मृत्यु हो जाती है, हत्या कर दी जाती है, तो फिर उनकी जो दाई माँ रहती है माहम अनगा बेगम, उनके और उनके सहयोगी स्त्रियों के द्वारा जो है इस साम्राज्य की देखरेख की जाती है और उस शासन को कहा जाता है पेटीकोट शासन। कहा जाता है कि इस समय उनकी माता माहम अनगा बेगम तथा हरमदल तथा उनकी पुत्री जो जीजा रहती है, उनकी जीजी जो रहती है, उनका प्रभाव जो है इस साम्राज्य पे पूरी तरह से हो चुका था। और कहा जाता है कि कुछ दिनों के बाद जो माहम अनगा बेगम रहती है उनका एक पुत्र रहता है आदम खां, उनको जो है अकबर एक अभियान पे भेजते हैं। मालवा एक क्षेत्र रहता है उन्हीं के बगल में, और मालवा के अभियान पे अकबर के द्वारा उनको भेजा जाता है और कहा जाता है कि उस अभियान से यह जो
आदम खां रहते हैं बहुत सारा धन लूट कर लाते हैं और धन जो है राजकोष में जमा न कर कर वह ज़्यादातर धन अपने पास रख लेते हैं। और होता यह है कि अकबर को गुस्सा आ जाता है और फिर कुछ दिनों के बाद कहा जाता है कि अकबर के द्वारा उसे मृत्यु दंड दे दिया जाता है। तो इस प्रकार आदम खां की मृत्यु हो जाती है और उन्हीं की शोक में आकर उनकी जो माता रहती है महम अनगा बेगम, वह भी अपना प्राण त्याग देती है। तो इस प्रकार से जो है महम अनगा बेगम का जो पेटीकोट शासन रहता है, जो स्त्रियों का दबदबा रहता है, वह धीरे धीरे फिर समाप्त होने लगता है अकबर के ऊपर से। और कहा जाता है कि करीब 1564 ईस्वी आते आते पेटीकोट शासन का जो दबदबा था वह अकबर के ऊपर से पूरी तरह से समाप्त हो जाता है और वह एक अलग ही शासक के रूप में उभर कर आते हैं। तो जब वह शासक के रूप में उभर कर आते हैं तो वह फिर अपने साम्राज्यों का कई क्षेत्रों में विस्तार करते हैं और कई सारी कार्य जो है करवाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि अकबर ने जब अपना शासन संभाला तो वह अपने साम्राज्य का विस्तार किन किन क्षेत्रों में किया था। तो कहा जाता है कि मालवा का जो क्षेत्र रहता था उसे तो 1561 ईस्वी में आदम खां के द्वारा ही जीत लिया गया था। तो यह भी मुगल साम्राज्य में मिल गया था। और कहा जाता है चुनार के किले को भी 1561 ईस्वी में ही आदम खां के द्वारा जीता गया था। तो यह क्षेत्र भी मुगल साम्राज्य के क्षेत्र में पड़ता था। और कहा जाता है कि जब ये सारी क्षेत्र जीत ली गई तो उस समय अगर मुगल वंश को कोई टक्कर देने वाला था तो वह था राजपूत जो क्षेत्र था राजपूतों का, वह क्षेत्र था। और कहा जाता है इसीलिए उस समय अकबर ने राजपूतों पर भी आक्रमण करना शुरू कर देते हैं। तो कहा जाता है कि राजस्थान के जयपुर, जिसे कि आमेर के नाम से भी जाना जाता है, उस समय उनके राजा रहते हैं भारमल और उस पर जो है अकबर के द्वारा आक्रमण किया जाता है। लेकिन होता यह है कि जब अकबर आक्रमण करते हैं तो वहाँ के राजा जो भारमल रहते हैं वह स्वेच्छा से ही स्वाधीनता स्वीकार कर लेते हैं। वह युद्ध लड़ने से पहले ही युद्ध हार जाते हैं और कहा जाता है कि वह अपनी पुत्री जो रहती है हरखाबाई, जिन्हें कि जोधाबाई के नाम से भी जाना जाता है, उनका विवाह भी अकबर से करवा देते हैं। तो जयपुर या आमेर के जो राजा रहते हैं भारमल, वह स्वेच्छा से स्वाधीनता स्वीकार करके अपनी पुत्री जोधाबाई की शादी अकबर से करवा देते हैं। फिर आगे जो है अकबर के द्वारा मेवाड़ के क्षेत्रों पे आक्रमण किया जाता है और उस समय चित्तौड़ के जो राजा रहते हैं, मेवाड़ का क्षेत्र जो चित्तौड़ रहता है, उसके जो राजा रहते हैं वह रहते हैं जय सिंह। और कहा जाता है कि जय सिंह से बहुत ही घमासान युद्ध अकबर के द्वारा लड़ा जाता है, लेकिन इसका परिणाम कुछ भी नहीं निकलता है। और यह युद्ध जो है 1567 ईस्वी में अकबर के द्वारा लड़ा जाता है, लेकिन इस युद्ध में अकबर को जीत हासिल नहीं होती है और पुनः अकबर को वापस जाना पड़ता है। और फिर आगे यह होता है कि 1572 ईस्वी तक जो है जय सिंह यहाँ का राजा बने हुए रहते हैं और फिर उनकी मृत्यु हो जाती है। और कहा जाता है कि फिर 1576 ईस्वी में इस क्षेत्र के शासक के रूप में महाराणा प्रताप जो है उभर कर आते हैं। जब 1576 में महाराणा प्रताप शासक बनते हैं तो पुनः अकबर के द्वारा हमला किया जाता है उस क्षेत्रों पर और पुनः जो है अकबर हमला करते हैं मेवाड़ के क्षेत्रों पर। और कहा जाता है कि फिर एक अकबर के द्वारा और महाराणा प्रताप के द्वारा एक युद्ध लड़ा जाता है। तो उस युद्ध को हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से जाना जाता है और यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो कहा जाता है कि अकबर के तरफ से उनका जो सेनापति रहता है मान सिंह और आसफ खां, ये दोनों, लेकिन इसमें मेन मान सिंह ही रहते हैं और महाराणा प्रताप रहते हैं और उनके तरफ से जो उनका सेनापति हाकिम खां रहता है, इन सारों मिलकर ने यह हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा। तो हल्दी घाटी का युद्ध मान सिंह और महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया था, जो कि 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। और कहा जाता है कि इस युद्ध में भी फिर से हारते हैं अकबर और इस मेवाड़ के क्षेत्रों पर वह अपना अधिकार कभी भी जमा नहीं पाते हैं। तो इस तरह से हल्दी घाटी का युद्ध भी अकबर के द्वारा हारा जाता है। और आगे चलकर कहा जाता है कि फिर
1597 ईस्वी में महाराणा प्रताप की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद अमर सिंह जो है इस मेवाड़ के क्षेत्रों पे राजा के रूप में गद्दी पे बैठते हैं। तो इस तरह से इस क्षेत्रों पर अकबर के द्वारा कभी भी जो है शासन नहीं जमाया जाता है, यह क्षेत्र उनके अधीन नहीं आता है। फिर कहा जाता है कि अकबर के द्वारा और कई क्षेत्रों को जीता गया, जो कि इस प्रकार है, देखते हैं। अकबर के द्वारा कहा जाता है मेवात का क्षेत्र, रणथंभौर का क्षेत्र, कलिंजर का क्षेत्र, मारवाड़ का क्षेत्र जो है अकबर के द्वारा जीत लिया गया था और ये सारी साम्राज्य जो है वह अकबर के अधीन हो गई थी। और कहा जाता है कि 1572 ईस्वी में इनके द्वारा गुजरात का जो सूरत शहर रहता है उसे भी जीत लिया जाता है और यह भी इनके अधीन हो जाता है और इनके साम्राज्य में शामिल हो जाता है। और कहा जाता है कि 1574 से 76 ईस्वी के बीच तक वह बिहार तथा बंगाल के क्षेत्रों में अभियान करते हैं और कहा जाता है कि काबुल, कश्मीर, सिंध, उड़ीसा, बलूचिस्तान, कंधार इन सारी पर वह विजय प्राप्त कर लेते हैं और सारा जो क्षेत्र रहता है वह उसके अधीन हो जाता है। लेकिन कहा जाता है कि अकबर के द्वारा जो सबसे अंतिम आक्रमण किया गया था वह असीरगढ़ पर किया गया था और यह आक्रमण 1601 ईस्वी में किया जाता है। तो 1601 ईस्वी में असीरगढ़ का जो आक्रमण रहता है वह अकबर का अंतिम आक्रमण रहता है और कहा जाता है कि इसी आक्रमण के बाद फिर 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो जाती है। तो फिर जब अकबर की मृत्यु होती है तो कहा जाता है कि इन्हें आगरा के सिकंदरा में दफना दिया जाता है। तो 1601 ईस्वी में उनके द्वारा असीरगढ़ का अंतिम युद्ध लड़ा जाता है तथा बाद में फिर चलकर 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के बाद इन्हें आगरा के सिकंदरा में दफना दिया जाता है। तो दोस्तों आज के वीडियो से हम लोगों ने अकबर के बारे में, जो अकबर द्वारा युद्ध लड़े गए, अकबर का जो साम्राज्य विस्तार किया गया, उनका शुरुआती जो जीवन रहा, इन सारी चीज़ों की जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की। फिर अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे दोस्तों कि इनका प्रशासन व्यवस्था क्या था, किस तरह से ये अपने साम्राज्य में प्रशासन करते थे। इनके दरबार में कहा जाता है 9 रत्न रहते थे, उन 9 रत्नों के बारे में पढ़ेंगे और बहुत सारी जानकारियाँ जो है बची हुई है उनके बारे में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में अकबर के पार्ट 2 जो वीडियो रहेगी उसमें। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।